मेरा नाम संदीप है और मेरी पत्नी का नाम सुधा है। मेरी पत्नी का संबंध उस जगह से है जहां अक्सर शरीफ लोग जाना पसंद नहीं करते, पर इसका यह मतलब नहीं कि मैं एक शरीफ आदमी नहीं हूँ। बस मैं अपने दिल से मजबूर था, और वैसे भी किसी को नरक के जीवन से निकालकर इज्जत देना कौन सा पाप है। हुआ कुछ यूं था कि कुछ समय पहले मेरे दोस्त मुझे जिद करके शहर की उन तंग गलियों में ले गए जहां हुस्न ही हुस्न था। हर चौबारे से कोई न कोई हसीन परी झांक कर मुझे देख रही थी, जैसे वो अपनी अदाओं से मुझे लुभाने की और पास बुलाने की कोशिश कर रही हो। मैं वहाँ पर अपने दोस्तों के कहने पर ही गया था, लेकिन जब सुधा नाम की कोठे पर नाचने वाली लड़की ने आकर मुझे शराब पेश की, तो मैं उसे देखकर दंग रह गया, जैसे आसमान से कोई परी उतर आई हो। अब मैं कभी कभी अपने दोस्तों से छिपकर वहां जाने लगा, और मैं हर रात सुधा का डांस देखकर आता। मेरे पिताजी शहर के एक करोड़पति व्यक्ति थे, और मैं उनकी इकलौती संतान था, इसलिए मुझे पैसों की कोई कमी नहीं थी। मैं हर रात सुधा पर हजारों रुपए की बारिश कर देता, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस कोठे की मालकिन रज्जो मुझे देखकर बहुत प्रभावित थी। एक दिन मैं दोपहर के समय उस कोठे पर गया, और मैंने कोठे की मालकिन रज्जो से कहा कि मुझे एक बार सुधा से मिलवा दे, पर उसने साफ मना कर दिया। बोली, अभी नहीं, रात को आना उसका नाच देखने। वो अलग से किसी से नहीं मिलती। अगर तुमको मिलना भी है तो उसके पैसे लगेंगे। मैंने झट से 100 की कड्डी निकाल कर उसके सामने रख दी। पैसे देखकर वो मुस्कुराई और बोली, आप कुछ देर रुको, मैं उसे बुलाती हूँ। जैसे ही सजी संवरी सुधा मेरे सामने आई, तो वो सीधा मेरे दिल में उतर गई। बड़ी देर तक मैं उसके पास बैठकर इधर उधर की बातें करता रहा। सुधा एक समझदार, बुद्धिमान और सुलझे स्वभाव की लड़की थी। उसकी बातें बहुत गहरी महसूस होती थी। अब मैं रोज दोपहर के समय उससे मिलने जाने लगा। मेरी और सुधा की अच्छी दोस्ती हो गई, लेकिन मेरा दिल गवाही दे रहा था कि दोस्ती से बढ़कर इसके लिए मेरे दिल में कुछ है। एक दिन मैंने अपने दिल की सुनते हुए उससे अपने प्यार का इजहार कर दिया। उसने मुझे सकारात्मक जवाब दिया। मैंने सुधा से कहा कि तुम ये नाचने का काम छोड़ दो। ये सुनकर वो रोने लगी। उसने कहा, यहाँ नाचने वाली हर लड़की की यही इच्छा है कि उसे इस पाप की जिंदगी से छुटकारा मिल जाए, और वो किसी से शादी करके अपना घर बसाए। लेकिन हम जैसी लड़कियों से कौन शादी करेगा? वैसे भी हमें अपना पेट भी तो भरना है। बस हम सब मजबूर हैं, और मजबूरी में ही ये सब काम कर रही हैं। मैंने सुधा से कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम मुझे बहुत पसंद हो। बताओ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मेरे इन वाक्यों को सुनकर सुधा मेरे शरीर से रगड़ते हुए जमीन पर बैठ गई और मेरे पैरों पर सर रख कर बोली कि अगर आप मुझसे शादी करोगे तो मैं जिंदगी भर आपकी नौकर बनकर रहूंगी।
जिंदगी भर आपकी गुलाम बन जाऊंगी, पर मुझे इस नरक भरे जीवन से आज़ाद करवा दो। मैंने उसे उठाया और गले से लगा लिया। मैं और सुधा तो इस रिश्ते से खुश थे, पर आगे का रास्ता तो बहुत ही दुर्गम था। रज्जो सुधा जैसे हीरे को अपने कोठे पर से जाने नहीं देना चाहती थी, और उधर मेरे माँ बाप एक कोठे पर नाचने वाली को कभी भी अपनी बहू स्वीकार नहीं करते। मेरे सामने बहुत अड़चनें थीं। मैं सुधा के कमरे से बाहर आया और रज्जो के पास जाकर बैठा। मैंने रज्जो से कहा कि मैं सुधा को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। उसने कहा, बाहर ले जाने के ज़्यादा पैसे लगेंगे। शायद वो मेरी बात नहीं समझी। मैंने उसे समझाते हुए कहा कि मैं सुधा को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। रज्जो ने कहा, कैसी बात करते हो आप भला? कोई यहाँ की किसी लड़की को ले जाकर क्या करेगा? मैंने कहा, मैं सुधा से प्यार करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। रज्जो ने कहा, एक नाचने वाली से शादी? क्यों अपनी अच्छी खासी जिंदगी को नरक बनाना चाहते हो? ये समाज आपको और आपके इस प्यार को कभी अपना नहीं पाएगा। मैंने कहा, आप उसकी परवाह ना करो। आप बताओ मैं उसे कैसे ले जा सकता हूँ? रज्जो ने कहा कि आप उसे नहीं ले जा सकते। मैं उसे नहीं जाने दूंगी। मैं रज्जो को मुंह मांगी कीमत देने को तैयार था, पर उसने मना कर दिया कि तभी मैं कोठे से बाहर आया और अपनी गाड़ी से एक बैग लेकर फिर कोठे में वापस गया। उस बैग में 20 लाख रुपए थे। आज मैं पूरा मन बनाकर आया था कि सुधा को यहाँ से ले जाऊंगा। मैंने रज्जो के सामने 20 लाख रुपए उड़ेल दिए। इतना पैसा देखकर रज्जो दंग रह गई। मैंने फिर रज्जो से पूछा, बताओ अब क्या ख्याल है? उसने कुछ देर विचार करने के बाद सुधा को मेरे साथ भेजने का मन बना लिया। मैं सुधा को लेकर बाहर आया और एक मंदिर में जाकर पूरे विधि विधान से उससे शादी कर ली। शहर में मैंने एक अपार्टमेंट ले रखा था। सुधा को लेकर मैं वहीं गया। मैंने सोचा कि कुछ दिन बाद मैं सुधा को अपने मम्मी पापा से मिलवा दूंगा। से भी अब तो हमारी शादी हो चुकी है। थोड़े दिन बीत जाने पर तो उन्हें हमारा फैसला मानना ही पड़ेगा। आखिर मैं उनकी एकलौती औलाद हूँ। उन्हें तो मेरे इस फैसले को मानना ही था। मैं और सुधा एक दूसरे को पाकर बहुत खुश थे। धीरे धीरे हमारा जीवन शुरू हो गया और हम लोग गृहस्थी में व्यस्त हो गए। एक दिन मेरे साथ ऐसा हुआ जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। मैं सुबह ऑफिस गया और दोपहर में सुधा का फ़ोन आया कि मुझे कुछ खरीदारी करने मार्केट जाना है, क्या मैं जा सकती हूँ? उसने पहली बार मुझसे मार्केट जाने को पूछा था। मैंने भी उसे इजाज़त दे दी। मैं बहुत खुश था कि सुधा अब अपने नए जीवन को खुशहाली से जीने लगी थी, पर वो दोपहर की मार्केट गई, वापस ही नहीं आई। शाम हो गई पर उसका पता ना चला। मैं उसे लेकर बहुत परेशान हो गया था। पता नहीं कहाँ चली गई थी। बार बार मैं यही सोच रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे सिटी हॉस्पिटल से फ़ोन आया कि आपकी पत्नी का एक्सीडेंट हो गया है और आप जल्दी से यहाँ आ जाओ। मैं ये सब सुनकर
बिल्कुल सन्न रह गया और आनन फानन में अस्पताल पहुंच गया। वहां जाने पर जब मैं सुधा के पास गया, उसकी आंखें खुली थीं पर वो कोई हरकत नहीं कर रही थी। तभी डॉक्टर आए और उन्होंने बताया कि आपकी पत्नी कोमा में चली गई है, पता नहीं कि उन्हें कब होश आएगा। यह सुनकर मेरी आंखें नम हो गईं और आंसू टपकने लगे। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि मुझे संभलने का मौका तक नहीं मिला। मैं अस्पताल की बेंच पर बैठकर बहुत देर तक रोता रहा और मैं अपनी किस्मत को कोसने लगा। पता नहीं किसकी नज़र लग गई हमारी खुशियों को। अभी तो मैंने अपनी ज़िंदगी शुरू ही की थी कि अचानक ही ये विपत्ति मेरे सर पर आ गई है। मैं अंदर से टूट चुका था। मैं पूरा दिन अपनी पत्नी की सलामती के लिए दुआ करता था। इधर मेरे माता पिता मुझे लेकर चिंता में थे, क्योंकि मैं बहुत दिन से उनके पास नहीं गया था। वे दूसरे शहर में रहते थे और मैं दूसरे शहर में। डॉक्टर भी मुझे सुधा से मिलने नहीं देते थे। मैं बहुत परेशान था, चूँकि अस्पताल में हमेशा मरीज को ड्रेस पहनाई जाती है, पर यहाँ कुछ दिन से मैंने देखा कि सुधा को उसके कपड़े पहनाना शुरू कर दिया है। जब नर्स से मैंने इसका कारण पूछा तो उसने बताया कि कोमा के पेशेंट को हम जितना ज़्यादा उसके घर की और पुरानी ज़िंदगी याद दिलाएंगे, उतनी ही जल्दी वो रिकवर हो जाता है। इसलिए मैंने उसे उसके कपड़े बदलना शुरू कर दिया है। मैं रोज़ ऑफिस जाता और शाम होते ही अस्पताल आ जाता। कुछ दिन तक यूं ही चला, पर एक दिन मैंने गौर किया कि जो कपड़े सुधा को पहनाए जाते थे वो काफ़ी अलग और महंगे होते थे और सुधा के चेहरे पर मेकअप के निशान भी दिखाई देते। मैंने एक दिन नर्स से पूछा, आप लोग ये कपड़े कहाँ से लाकर पहनाते हो और सुधा के चेहरे पर मेकअप क्यों? मेरे सवालों को सुनते ही नर्स घबरा गई। अब मुझे सुधा की चिंता होने लगी। मैंने सोचा कि कहीं सुधा के साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा। मैंने ठान लिया कि मैं इस अस्पताल की असली सच्चाई जानकर रहूँगा। बहुत पता करने पर मुझे हर जगह से अच्छे जवाब ही मिले। तो आखिर माजरा क्या था? मैं जब शाम को सुधा से मिलता तो उसका चेहरा सामान्य होता और जब सुबह उससे मिलता तो उसके चेहरे पर मेकअप के मिटे हुए निशान मालूम होते। आज मैंने सोचा कि मैं रात भर यहीं बाहर बेंच पर रुकूंगा, घर नहीं जाऊंगा और पता लगाऊंगा कि आखिर क्या माजरा है। रात भर बाहर बैठने और जासूसी करने पर ऐसा कुछ नहीं पता चला जिससे कोई शक की बात हो। रात को एक नर्स सुधा के कमरे में गई थी और वो सब ठीक है ऐसा चेक करके चली गई। सुबह को जब मैं सुधा के कमरे में गया तो उसका वही हाल था जो रोज होता था। चेहरे पर मिटा हुआ मेकअप और कपड़े बदले। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि क्या चल रहा है। मैंने अपने दोस्त से इस बारे में बताया तो उसने कहा कि उसके परिचित का एक डॉक्टर उसी अस्पताल में है, शायद वो तुम्हारी कुछ मदद कर पाए। मैं तुरंत अपने दोस्त के साथ उस डॉक्टर से मिला और उसे अपने साथ इस बात का पता लगाने के लिए राजी कर लिया। अब मुझे
रात होने का इंतजार था। जैसे तैसे दिन बीता और रात हुई। मैंने अपने दोस्त के परिचित उस डॉक्टर से कहा कि वो अपनी ड्रेस मुझे दे दे और कहीं छुप जाए। उसने ऐसा ही किया। रात को जब सन्नाटा हो गया तो मैं चेक करने के बहाने से सुधा के कमरे में गया। एक नर्स ने मुझे अंदर जाते हुए देख लिया, पर जब वो मेरे पास आई तो उसने उस डॉक्टर का कोट और उसकी नेम प्लेट देखी तो उसने मुझे अंदर जाने दिया। अंदर आते ही वहाँ के हाल देखकर मेरी हालत खराब हो गई। मैं बहुत घबरा गया क्योंकि अंदर सुधा नहीं थी, बेड खाली था। मैं तुरंत कमरे के बाहर आया और फौरन उसी नर्स के पास गया जो कल वहाँ पर नाइट ड्यूटी कर रही थी। मैंने उससे जाकर पूछा कि इस कमरे का मरीज कहाँ है। उसने कहा, डॉक्टर, वो मरीज जहाँ रोज जाती है वहीं गई है। मैं अंदर से कांप गया और डरते हुए पूछा कि कहाँ जाती है वो रोज। यह सब मेरे बर्दाश्त के बाहर होता जा रहा था। मैं अंदर ही अंदर रोता जा रहा था और मैंने जाकर उस डॉक्टर की ड्रेस वापस कर दी और सामने की बेंच पर बैठ गया। पूरी रात मैं वहाँ से हिला तक नहीं और बिना पलक झपकाए वहाँ बैठा रहा। मैं देखना चाहता था कि आखिर सुधा कहाँ गई है। सुबह के 8 बज गए पर सुधा अभी तक नहीं आई। एक नर्स मेरे पास से गुजरी। मैंने उससे कहा कि मुझे अपनी बीवी से मिलना है। उसने कहा, आप जाकर मिल लीजिए, आपके पास 10 मिनट हैं। अंदर जाकर देखा तो सुधा मौजूद थी। उसके चेहरे पर वही मेकअप के निशान। उसे देखकर पता चल रहा था कि ज़रूर सुधा को रात में कोई अगवा करता है। ज़रूर कोई न कोई उसे अस्पताल के पीछे से ले जाता होगा। मैंने सोचा कि आज मैं रात को पीछे के दरवाजे पर निगरानी करूंगा। शाम को जब मैं सुधा के कमरे में बैठा था कि तभी एक डॉक्टर अंदर आया। बोला कि आपके 10 मिनट समाप्त हो चुके हैं। मैंने कमरे के बाहर आने से पहले डॉक्टर से कहा, मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। आप मेरी बीवी का ख्याल रखिएगा। कोई ज़रूरी काम हो तो मुझे कॉल करिएगा। और ऐसा बोलकर मैं अस्पताल से बाहर आ गया। मैं जल्दी से अस्पताल के पीछे आकर वहाँ एक पेड़ के पीछे छुप गया। कुछ देर बीती और जो दृश्य मैंने सामने देखा, मेरी हालत खराब हो गई। मेरी बीवी अपने पैरों पर चलकर बाहर आ गई और एक लंबी सी गाड़ी के अंदर जाकर बैठ गई। उस लम्हे ने मुझे अंदर से झंझोड़ दिया। मेरा जी चाह रहा था कि मैं वहाँ बैठकर रोने लगूं, पर आज ये मौका मुझे हाथ से नहीं गंवाना था। मैं जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठा और उसके पीछे जाना शुरू कर दिया। गाड़ी चलाते समय मैं सोच रहा था, मैं कहाँ से सुधा को लेकर आया था और ऐसी क्या मजबूरी है जो सुधा ऐसा कर रही है। कुछ देर बाद गाड़ी रुकी और सुधा उतरकर कोठे में चली गई। मैं भी वेश बदलकर अंदर गया। कोई मुझे देखकर पहचान नहीं सकता था। अंदर जाकर देखा तो सुधा नाच रही थी। मेरा मन कर रहा था जाकर सुधा को बहुत मारूं, पर मैंने थोड़ा सब्र किया कि आखिर क्या मजबूरी होगी जो सुधा ऐसा कर रही है। आखिर वो मुझे
ऐसे धोखा क्यों दे रही है। नाच गाना रात भर चला और सुबह करीब 5 बजे कोठा खाली हो गया और मैं जल्दी से सुधा के सामने गया और अपने चेहरे से मास्क हटा दिया। मुझे सामने देखकर सुधा का चेहरा लाल हो गया और वो डर गई। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने रोते हुए कहा, अगर तुम्हें यही करना था तो मेरे साथ धोखा क्यों किया। उसने कहा कि मैं शादी के बाद बहुत खुशी से जी रही थी, पर एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे मजबूर होकर यहाँ आना पड़ा। मैंने चिल्लाकर पूछा कि क्या मजबूरी। उसने बताया कि तुमसे पहले एक सेठ मेरा नाच देखने आता था। उसने मुझ पर पानी की तरह पैसा बहाया। जो ने सेठ को वादा किया था कि सुधा सिर्फ आपके सामने नाचेगी, पर कुछ समय ऐसा चलने के बाद एक दिन वो सेठ गायब हो गया और तभी मैं सबके सामने नाचने लगी। फिर एक दिन तुम मेरी जिंदगी में आए और मुझे इस नरक से ले गए। हमारी शादी को कुछ ही समय बीता था कि अचानक वो सेठ रज्जो के पास आया और उसने मेरे बारे में पता किया। जो ने हमारे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया। उसने रज्जो को धमकी दी कि अगर सुधा नहीं आई तो मैं उसके पति को भी मार दूंगा और तुम्हें भी। तभी रज्जो ने कॉल करके मुझे सब बताया और मैंने तुम्हारी सलामती के लिए यह ड्रामा किया। मैंने अपने दिल पर पत्थर रखकर सुधा को वहीं छोड़ दिया और हमेशा के लिए उससे दूर हो गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आगे भी ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। चलिए मिलते हैं अगली कहानी पर। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें।